वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी 8 बज चुके हैं। एक्चुअली मैं था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट एंड इवेल्युएटर। तो वहाँ पे मैं गया हुआ था आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंदर, जो कुकस के अंदर है, जयपुर के अंदर। तो 1 वीक का सेशन था कि हार्डवेयर के ऊपर टॉपिक था डिजास्टर मैनेजमेंट पे, जिसमें मुझे जज करना था रीयूज ऑफ रेन वाटर और सोर्स के ऊपर उसको हम कैसे स्टोर कर सकें, ताकि जब हमारे पास वाटर की शॉर्टेज होगी तो उसको हम कैसे यूज कर सकें। तो इसलिए लेक्चर नहीं आ पा रहे थे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आई है सर कि लेक्चर नहीं आ पा रहे, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही। हम आपका लेक्चर देख रहे थे। तो आज से दोबारा स्टार्ट हो चुका है और मैं पूरी गारंटी देता हूँ 5 सितंबर से आपको किस किस के लेक्चर मिल जाएंगे। आफ्टर 5 सितंबर आपको मिलेगा गेट के लेक्चर के अंदर, सोम के लेक्चर मिलेंगे आपको, सीपीएम एंड पार्ट का मिलेगा एंड हाइड्रोलॉजी का मिलेगा। डेली एक लेक्चर मिलेगा और कोशिश करेंगे हम कि ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। अब आज का टॉपिक है, उस टॉपिक से पहले मैं आपको बता देता हूँ अमेजिंग इंजीनियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो पावर्ड बाय है आपका बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सिचुएटेड इन भैल, डिस्ट्रिक्ट भिवानी एंड हरियाणा। आज का टॉपिक रहेगा हमारा प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। अब हमको रेनफॉल डाटा को प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, या तो हम हाइड्रोग्राफ के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, या हम इसको मास कर्व के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप हाइड्रोग्राफ के बारे में बात करेंगे, हाइड्रोग्राफ के अंदर हम बात करेंगे तो हम उसको बात कर सकते हैं कि हमें क्या डिफरेंशिएट करना है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। जो आपकी इंटेंसिटी रहेगी वो रहेगी आपकी सेंटीमीटर पर आवर के अंदर, एंड टाइम आपको पता ही है आवर के अंदर आपका रिप्रेजेंट होगा। स्क्रीनशॉट आपको अवेलेबल हो जाएगा, मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगती है हमारे चैनल की तो थम्स अप करते रहें कमेंट बॉक्स के अंदर। काफी टाइम हो गया है, इससे पहले वाली मैंने वीडियो में अपलोड किया है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का एक मॉडल, जिस या आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप, जो मैंने इससे पहले, ये वीडियो अपलोड होगी तो इससे पहले वाली वीडियो है, यानी लेक्चर 8 के बाद जो आपको वीडियो मिलेगी वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की मिलेगी फॉर अ टीम, जो टीम में रिप्रेजेंट किया है। ओके। और अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे हाइड्रोग्राफ को, तो मैं आपको बता देता हूं हाइड्रोग्राफ को कैसे हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप मान के चलिए एक इंटेंसिटी है और एक आपके पास टाइम पीरियड है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर आपके पास इतनी इंटेंसिटी आई है, तो आप उसका हाइड्रोग्राफ कैसे डिफाइन करेंगे। तो मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए टाइम यहां पर आ गया आपका इन आवर्स और इंटेंसिटी आ गई आपकी सेंटीमीटर इनटू में आवर में। अब मान के चलिए अगर टाइम पीरियड है आपका 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 and 8 to 10, ओके, पीएम। ये हमारा पीएम है, ये भी हमारा पीएम है, ये भी हमारा पीएम है, ये ओके। अब यहां पर आपको टाइम पीरियड दे दिया है 2 आवर्स का, फर्स्ट 12 to 2, 2 to सेकंड 12 to 4, थर्ड 4 to 6, ऐसे आपको 10 PM तक दे रखा है। और आपकी इंटेंसिटी इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं 231, 0 एंड 2, यहां पर आपको इंटेंसिटी दे दी है। अब आप बात करके चलेंगे, अगर आपको हाइड्रोग्राफ दे रखा है, यानी हाइड्रोग्राफ की इंटेंसिटी और टाइम दे रखी है, तो आप मास कर्व भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको मास कर्व दे रखा है तो आप हाइड्रोग्राफ भी निकाल सकते हैं। तो इट मींस ये वाइस वर्सा रिलेशन है। अगर वी हैव प्रोवाइडेड अ हाइड्रोग्राफ values, then we can calculate mass curve, and if we provided with the mass curve इंटेंसिटी एंड टाइम, देन वी कैलकुलेट हाइड्रोग्राफ। तो सिंपल सा है, बहुत इजी है।
ज़्यादा हम आपको माइंड पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। और मैं बता देता हूँ गेट की अगर हम बात करें तो हमारा 5 to 6 मार्क्स का आपका हाइड्रोलॉजी आता है। और अगर हम एसएससी जेई की बात करें या स्टेट एग्जाम की बात करें तो आपका भर भर के क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकते हैं। बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो आप ध्यान से सीखना। अब मान लीजिए अब हमें इसका हाइड्रोग्राफ बनाना है, तो हाइड्रोग्राफ हम इसका कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आ गई आपकी इंटेंसिटी आ गई सेंटीमीटर पर आवर, और यहाँ पर आ गया आपका टाइम। ओके, अब कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर टाइम की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है, टाइम की अगर हम बात करेंगे, टाइम हमारे पास यहाँ पर है 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। और यहाँ पे अगर हम इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी देखिए आप क्या है 1 2 2 3 4 5 6। ओके, ऐसे हमारी इंटेंसिटी रहेगी 1 2 3 4 5। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। अब दे रखा है 12 to 2 आवर के बीच में क्या 12 to 2 पीएम के बीच के अंदर आपकी इंटेंसिटी है 2, तो ये आपका ग्राफ हो गया ऐसे। 12 to 4 के अंदर है तो 3, 4 to 6 के बीच में है देन 1, 6 to 8 के बीच में कोई इंटेंसिटी नहीं है तो 0 आ गया आपका। एंड अगर हम बात करें 8 to 10 के अंदर तो आपकी इंटेंसिटी है 2। तो ऐसे आपका कुछ हाइड्रोग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। बहुत ही इजी है, इतना सबको समझ में आ गया हो। मैं रैपिड इसलिए चल रहा हूं क्योंकि हमारा बीच में लेक्चर ड्रॉप हो चुका है और काफी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन को देखते हुए मैं फास्ट चल रहा हूं। टॉपिक इजी है इसलिए फास्ट चला जा रहा है। इस टॉपिक के बाद लेक्चर आपकी क्लास आएगी जिसके अंदर हम इसका एक न्यूमेरिकल करा देंगे। इतना सबको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें कि हाइड्रोग्राफ मैंने आपको समझा दिया। हाइड्रोग्राफ समझ में आ गया हो तो मैं मास कर्व को लेके चलता हूं। आगे आपका अगेन मास कर्व, मास कर्व को डिफाइन करेंगे। मास कर्व को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये आ गया आपका 12 to 2, 2 to 4, 5 6 7 8 9 10। इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो थम्स अप करें। और अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 जगह थोड़ी कम है। देखो, अगर हम मास कर्व की बात करेंगे तो हमें क्या करना है, मास कर्व की हम बात करेंगे तो हमें एक्यूमुलेटेड रेनफॉल की बात करनी है। और एक्यूमुलेटेड रेनफॉल मैंने आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बता दिया क्या है, हम ऐड करते हुए चलेंगे इंटेंसिटी को। अगर यहाँ पर हाइड्रोग्राफ के अंदर दे रखा है आपको तो मास कर्व की इंटेंसिटी आपकी कैसे बनेगी। अगर ये कह रहा है 12 से लेके 2 पीएम तक हमारी 2 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी मिली है, और मास कर्व के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी 1 आवर के अंदर 2 सेंटीमीटर पर आवर की इंटेंसिटी बनी है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, 2 + 2 = में 4। तो यहाँ पर आ गया आपका 4। और अगर 2 + 2 एंड 4 पीएम की हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करते हुए चलेंगे। कैसे, 12 से लेके 2 + 2 4 हो गया। अब 4 को हमें किस में ऐड करना है, 2 से लेके हमारी 4 पीएम की इंटेंसिटी क्या है 3, तो 4 + 3 3 4 2 से लेके 3 पीएम तक की, फिर 3 से लेके 4 पीएम तक की क्या है 3। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 4 + 3 + 3 कितना हो गया
10 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमारा क्या है देखो, यहाँ पर अगर थोड़ा आप ध्यान देंगे तो क्या है 1 है, तो 1 + 1 हो जाएगा आपका 12, 12 प्लस में 0 = 12, 12 प्लस में 2 = 14, 16 हो गया आपका यहाँ पे। अब हमें इसका मास कर्व बनाना है, तो अगर मास कर्व आप बनाएंगे तो क्या कहेंगे, यहाँ पर आपका 12 है और वहां पे आपका क्या है 2 है, यहाँ पे आपका 12 है और यहाँ पे आपका 2 है, 2 में क्या कहता है 4 तक है आपका, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 2 से लेके 4 क्या कह रहे हैं, 2 से लेके 4 आपका कह रहा है 10 है, सिंपल है। 4 to 6 आपका क्या कह रहा है, 4 to 6 आपका कह रहा है 12, 6 to 8 क्या कह रहा है, 6 to 8 आपका क्या कह रहा है, अगेन 12, अगेन क्या कह रहा है 12। सिंपल है, समझ में आ रहा है। एक्यूमुलेटेड रेनफॉल निकालना है यानी ऐड करते हुए चलना है। अगर हमें दे रखा है हाइड्रोग्राफ के लिए यानी सिंपल इंटेंसिटी आपको 2 आवर की 2 सेंटीमीटर/आवर दे रखी है, तो हम उसकी मास कर्व की इंटेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं, 2 आवर के लिए 2 सेंटीमीटर/आवर है, तो हमारी इंटेंसिटी हो जाएगी फॉर मास कर्व इज 2 आवर्स, देन 2 + 2 = 4, 8 और 10 की सेंटीमीटर की आवर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है 16, यहाँ पे आपका मास कर्व रेडी है। तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से हमारा 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से हमारा क्या है 10 है, यहाँ पे 2 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर कोई 0 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पर कितना कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर का इंक्रीज हुआ, तो ये आपका मास कर्व रेडी है, सिंपल एज दैट। तो इतना जब सबको समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो मैं डिफाइन कर देता हूं। हाइड्रोग्राफ क्या कह रहे हैं, हाइड्रोग्राफ इज ए प्लॉट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट टाइम। हमने टाइम के इंटरवल के अगेंस्ट ही ग्राफ को रेडी किया है। हाइड्रोग्राफ इज डिराइव्ड फ्रॉम मास कर्व, सिंपल, मैंने आपको बता दिया था, वाइस वर्सा है। आपको मास कर्व दे रखा है तो आप हाइड्रोग्राफ भी दे सकते हैं, और हाइड्रोग्राफ दे रखा है तो मास कर्व भी दे सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन एज बार चार्ट। तो हम क्या कहेंगे, इसको हम बार चार्ट के नाम से भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल है ना, बहुत इजी है। एज अंडर ए हाइड्रोग्राफ रिप्रेजेंट द टोटल प्रेसिपिटेशन इन द पीरियड। अब ये क्या कहता है, एक हाइड्रोग्राफ के अंदर हम टोटल प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल को हम एक उसके पीरियड के लिए डिफाइन कर सकते हैं। मतलब क्या है, 2 घंटे के लिए 2 सेंटीमीटर/आवर की इंटेंसिटी है, अगेन 2 घंटे के लिए 3 सेंटीमीटर/आवर की है, अगेन 2 घंटे के लिए 8 है, अगेन 2 घंटे के लिए कोई रेनफॉल नहीं है, अगेन 2 घंटे के लिए 2 है। एज सिंपल एज दैट, कोई भी टफ नहीं है इसके अंदर, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से समझें और ध्यान से सीखने की कोशिश करें। मास कर्व की डेफिनेशन मैं आप सबको बताना चाहूंगा। मास कर्व की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन अगेंस्ट द प्लॉटेड इन क्रोनिकल ऑर्डर। क्रोनिकल ऑर्डर क्या होता है, जो सबसे पहले आया उसको हम ऐड करते जाएंगे, जो सबसे पहले आया उसको हम ऐड करते जाएंगे। यानी सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर इससे आपको समझ में नहीं आया, जो सबसे पहले आया, अगर इसकी मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूं, मान लीजिए सिंपल सा लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 12 से हम स्टार्ट नहीं करते, 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 पार्ट्स में, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी 2-2 घंटे के अंदर हमने इसको बांट दिया। क्रोनिकल क्या है, उसको आप ऐड करते हुए चलेंगे। 1 से 2 को ऐड किया, कितना आया, 2 घंटे में मान लीजिए 1 सेंटीमीटर/आवर है। एग्जाम्पल है ये, इधर मत देखना जो मैंने भी आपको समझाया, इससे अलग मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, बट सेम ही है। 1 से 2 आवर के अंदर आपकी 1 सेंटीमीटर/आवर की इंटेंसिटी है, तो हम अगर मास कर्व निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 for 1 आवर एंड 1 for another 1 आवर, यानी 1 से 2 के बीच में क्या है 1 सेंटीमीटर/आवर, एंड 2 से 3 के बीच में क्या है बताएंगे थोड़ा।
बताओ बताओ 1, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गई ना, एज सिंपल इज दैट, ये आपका रहेगा। तो यहीं पे मैंने इससे वाइस वर्सा है तो क्या कहेंगे हम, वाइस वर्सा है, सिंपल, आ गया समझ में। अब क्या कहता है, इट गिव्स वेरियस इंफॉर्मेशन सच एज ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टॉर्म। अब मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको रेन गेज के बारे में बताया था। एक क्या था आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज, एक आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। रिकॉर्डिंग रेन गेज में आपके पास क्या था, वेट विंग बकेट टाइप वाला था आपके पास, था ना। वो सेम यही बता रहा है, क्या बता रहा है कि हम ड्यूरेशन निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कहता है रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लो टाइप एंड वेट बकेट टाइप गेज आर ऑफ दिस फॉर्म, यानी रिकॉर्डिंग रेन गेज के अंदर हमारा मास कर्व हमें मिलेगा। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको जाना पड़ेगा, मतलब आप यहाँ पर आपका नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है तो आपको इसके पास जाना पड़ेगा, फिर आपको देखना पड़ेगा, अच्छा इतनी हाइट है, इतना सब कुछ है, इतना सब कुछ है, आप उसको कैलकुलेट करके उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, उसकी डेप्थ निकालेंगे, उसका मास कर्व आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा मैंने क्या बताया था, यहाँ पर दूसरी साइड पे, वो साइड आप भूल जाइए, इस साइड पे आपका क्या है, रिकॉर्डिंग रेंज है। फिर आप इसके पास गए, इसके पास जाने के बाद आपको जाने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज मत हो, जाने की जरूरत नहीं है। मैं बैठा हूं अपने रूम के अंदर, एसी चल रहा है मेरा, ओके ऑटोमेटिक है, मैं अपने पीसी पे देख रहा हूं, मेरी डेप्थ इतनी आ गई, मेरी इंटेंसिटी इतनी हो गई, मेरी मैग्नीट्यूड इतना आ गया, एंड आई गेट द मास कर्व आल्सो। सिंपल है ना, कंफ्यूज नहीं होना। रिकॉर्डिंग एंड नॉन रिकॉर्डिंग कर लिया आपने तो टॉपिक वाइज चलेंगे, टॉपिक वाइज चलोगे तो आपको हाइड्रोलॉजी बहुत आसान लगेगी, कुछ नहीं है, फ्री के 5 to 6 मार्क्स हैं। जहां पर आपको फॉर्मूला आएगा तो याद कर लो, जहां पर थ्योरी है तो उसको रट लो, नहीं समझ में आ रही तो रट लो भाई। एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो गया, कोई नहीं पूछेगा, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, आस पड़ोस के नेबरहुड वाले सब खुश हो जाएंगे, जो आपको देखते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा, कहेगा हमें पता था ये तो भाई लड़का कुछ करके रहेगा। मैंने इतने स्टूडेंट्स देखे हैं जो बीटेक के अंदर कुछ नहीं कर पाए, बीटेक के अंदर उनके मार्क्स देखोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 70% मार्क्स हैं, बट मैं इतना जरूर कहूंगा आपको, जितने भी स्टूडेंट्स हैं 70% मार्क्स वाले, वो आज जेई हैं, वो आज एसडीओ हैं, वो सब कुछ हैं, बिकॉज 90 अबव तो सारे एमएनसी कंपनीज में चले जाते हैं, 90 अबव तो एमएनसी कंपनी मिल जाते हैं, उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। जो पीछे रह जाते हैं, मान लीजिए 70 to 80% वाले, वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं प्राइवेट सेक्टर में, बट जो 70% का स्टूडेंट है वो घर में बैठा रहता है, प्रिपेयर करता है 1 साल 2 साल 3 साल, और उसको गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर मिलता है, फिर आपको कोई नहीं देखता कितने परसेंटेज आए थे, आपने क्राइटेरिया फुल कर रखा है गवर्नमेंट का, आपने एग्जाम क्लियर किया है, वो बंदे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए पर आप क्लियर कर पाए, बिकॉज कंसिस्टेंसी है आपके पास, कंसिस्टेंसी से चल रहे हैं आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते निकल रहे हैं। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब आ जाता है आपका इंटेंसिटी ऑफ वेरियस टाइप इंटरवल्स इन स्ट्रॉम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ द कर्व। अब यहाँ पर आपने स्लोप बनाया है कर्व का, तो इस स्लोप से आप क्या निकल सकते हैं, वेरियस टाइम इंटरवल्स, आपको क्या निकल सकता है, वेरियस टाइम इंटरवल्स मिल सकता है आपको। 1 सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए, डस्टर नहीं मिल रहा, अपना डस्टर का यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मेरे को क्या करना है, इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास एक एरिया है, इसके अंदर एक रेन गेज है x, ये खराब हो गया, इसके अंदर एरर है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसके पास जो इसके पहले के हमारे पास वैल्यूज हैं, जो हमारे पास सेव हैं, उनका मैं एवरेज ले लूंगा, प्लस इसके आसपास के
आसपास के 5 to 10 रेन गेज का डाटा मैं ले लूंगा। बाकी तो सारे सही चल रहे हैं, पर फिर भी मैं उनका डाटा लूंगा, उनका मैं एवरेज निकाल लूंगा। इसका तो मैंने पास्ट का एवरेज निकाल लिया, बाकी सारों का भी मैंने एवरेज निकाल लिया। अब मान के चलते हैं, मान के चलो, मान के क्या चलोगे आप, मानना पड़ेगा ये आपको। इसकी बात करेंगे पहले, x की। पहले तो हम x की बात करेंगे। फास्ट में इसलिए चल रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार आप ये पढ़ोगे, मैंने इतने अच्छे तरीके से समझाया है कि जो थ्योरी है आपको चुटकियों में याद हो जाएगी। समझ गए ना आप, कोई ज्यादा नहीं है इसके अंदर, बहुत आसान टॉपिक है। मान लीजिए इसकी क्या है 200, इसकी क्या है 210, इसकी मान लो 190, इतना आपके पास आ गया। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, ये इसकी सारी पास्ट की थी, तो मुझे x क्या मिलेगा यहां से, ये तो इसकी पास्ट की है। अब मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा भाई, एक्यूमुलेटेड करना है। एक्यूमुलेटेड आपको पता ही है क्या होता था, ऐड करते हुए चलेंगे। एक्यूमुलेटेड मतलब ऐड करते हुए चलेंगे, एक्यूमुलेटेड का वर्ड आते ही ऐड करते हुए चलेंगे। ये आ गया 200, ये क्या आ गया आपका 410, 410 में आपको क्या ऐड करना है 190, 600, 600 में आपको क्या ऐड करना है 170, ये आपके पास आ गया। सिंपल है, एक्यूमुलेटेड करना है। क्या लिखा हुआ है, टू चेक द इनकंसिस्टेंसी, यानी इनकंसिस्टेंसी हमें मिल रही है बाय एक्यूमुलेटेड डाटा। एक्यूमुलेटेड डाटा का मतलब क्या है, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे हम किस में चलेंगे, रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। भाई समझ में आ गया, रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं ना, 2020, 19, 18, 17, ये आपका किस में चल रहा है, रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। और इसके अंदर हमने क्या किया था, उससे पहले में क्रोनिकल ऑर्डर, जो सबसे पहले आया वो पहले आ गया, और आपका एक्यूमुलेटेड का आ गया रिवर्स ऑर्डर के अंदर में ऐड करते हुए चल रहा है। और अगर मैं बात करूं एवरेज ऑफ 5 to 10, एवरेज ऑफ 5 to 10 रेन गेज, अगर मैं एवरेज ऑफ 5 to 10 रेन गेज की बात करूं तो एजम्पशन है, समझा रहा हूं मैं आपको, तो एजम्पशन लेके चल रहा हूं कि भाई क्या आ सकता है। एजम्पशन में लेके चलूंगा तो देख लो एक बार आप, ये 200 है तो मान लो 210 आ गया, 410 है तो मान लो 400 आ गया, 600 है तो मान लो आपका 610 आ गया या 590 आ गया, 700 है तो ये 770 है तो ये आ गया आपका 760 या 780 या 790, कुछ भी आ सकता है, आसपास है। क्या है, आसपास, क्या है, आसपास है। समझ में आ गई? तो इसके अंदर आपका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, देखो the data of rainfall of station X, the average rainfall of group of the station is average in reverse chronicle order। मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। The latest record as the first entry and the oldest record as the last entry in the list। latest है तो first, past की है तो last में रहेगी। From the list calculate the accumulated precipitation of the section X Px and calculate the variance of the group of the base station Px। यानी हमारी P एवरेज क्या आ गई यहाँ पर, और Px हमारा क्या हो गया यहाँ पर। समझ गए क्या कह रहा है स्टेप 3 के अंदर, फ्रॉम द लिस्ट कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ सेक्शन X। इसका ही निकालना है ना, खराब है यार, खराब का ही तो निकालेंगे, अभी तक यही तो सीखते आ रहे हैं। Px accumulated values of graph of base section, वो सॉरी बेस स्टेशन P एवरेज। इतना समझ में आ गया आपको? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, accumulated rainfall at station X, और इसको हम क्या लिखेंगे, एवरेज
accumulated rainfall of 5 to 10 रेन गेज। ये लिख देंगे आपको इतना समझ में आ गया। अब मान के चलो हमारे पास ये डाटा है, डाटा है कैसे 2020 से स्टार्ट किया था हमने। मान लो 2026 के बाद हमारे पास कुछ एरर आ गया, तो ये सीधे यहां से चला जाएगा। हमें क्या था, एरर नहीं आता तो कुछ ग्राफ ऐसे जाता, और अगर हम स्ट्रेट लाइन डिराइव करेंगे तो कुछ ऐसे होता। यानी यहां पर हमें क्या मिल गई, हमें यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी मिल गई। कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार चल रहा है, इनकंसिस्टेंसी मतलब भाई पता नहीं यार क्या हो गया इसको, ये तो खराब हो गया, इसका क्या करोगे आप, खराब हो गया ना ये, भाई समझ नहीं आ रहा। भाई मान के चलो मैं एक पाथ पे चल रहा हूं, मुझे पता है मुझे बीआरसीएम कॉलेज जाना है, तो मैं एक पाथ पे चल रहा हूं, बट कोई स्टूडेंट एडमिशन लेने आया हुआ है, उसको पता ही नहीं वो कैसे जाएगा। एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होगा, स्मार्ट मतलब 12th पास आउट की है, बीटेक के बाद उसको बीटेक 12th के बाद उसको बीटेक में एडमिशन लेने पर वो स्मार्ट उठेगा। पापा जी मुझे एक बात पता है, मैं गूगल सर्च करूंगा, वो गूगल पे डालेगा फ्रॉम माय लोकेशन टू बीआरसीएम कॉलेज, वो फटाफट पहुंच जाएगा। एक होगा यार कैसे पहुंचेंगे यार, ये तो समझ में नहीं आ रहा, बीआरसीएम कॉलेज है ना, पूछेगा भाई साहब बीआरसीएम कॉलेज का है, भाई साहब बीआरसीएम कॉलेज का है, वो कंफ्यूज्ड है, उसको पता ही नहीं, तो पूछता पूछता हो जाएगा। जो आपका 1 घंटे का ट्रैवल होगा वो उसको 1.5 आवर्स में 2 आवर्स में कन्वर्ट कर देगा। सिंपल है। तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंसी हो गई उसकी, वो क्या करेगा, कभी यहाँ पर आगे जा रहा है, ओ पीछे वाली गली थी उसके अंदर ऐड हो गया, ओ यहाँ पर जाना है, ओ वहां जाना है, इनकंसिस्टेंसी यानी वो खराब हो चुका है, उसका डाटा खराब है। तो स्मार्ट बनना है हमें, क्या बनना है, स्मार्ट बनना है हमें। यहाँ पर इनकंसिस्टेंसी हो गई है ना, तो आप इसको क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंसी को आप क्या कहोगे और नॉर्मल को आप क्या कहोगे। तो जो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, वो रहेगा PCX इक्वल टू ये बता दो मेरे को क्या रहेगा, बस इतना समझाने के बाद थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा, बताओ। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो PCX आपका हो गया करेक्टेड प्रेसिपिटेशन, यानी जो आपकी एक्चुअल यानी सही रेनफॉल रहेगी वो है। PX आपका क्या है, ओरिजिनल रिकॉर्डेड प्रेसिपिटेशन, जो आपने ओरिजिनली रिकॉर्ड किया है। PC क्या रहेगा आपका, करेक्टेड स्लोप, यानी ये सही जा रहा था। सही कौन है, स्मार्ट स्टूडेंट सही है। कौन है, स्मार्ट स्टूडेंट सही है, उसको पता है, गूगल मैप कर लिया उसने, वो चला गया वहां पर। PX क्या है, एक्चुअल स्लोप। एक्चुअल स्लोप मतलब जो स्मार्ट स्टूडेंट नहीं था वो घूमता फिरता हुआ वहां पहुंचा, तो वो एक्चुअल स्लोप उसका बन गया, यानी किलोमीटर इंक्रीज हो गई उसकी। तो PC अपॉन में PA, PC अपॉन में PA आपका क्या हुआ, करेक्शन रेशियो। अब मुझे करेक्ट करना है उसको, वो पहुंचा सर बहुत दिक्कत हुई पहुंचने, कैसे पहुंचे सर, पहले मैं वहां गया, अरे फोन कर लेते, गाड़ी भिजवा देते ना वहां तक, वो आपको पिक कर लेती। तो एज सिंपल एज दैट, स्मार्ट स्टूडेंट हमेशा स्मार्ट रहेगा, और अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, तो स्मार्ट बनोगे तभी तो एग्जाम क्लियर होगा। तो इसको अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ, जो आपने देखा है वो मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल मास कर्व क्या कहता है, इनकंसिस्टेंसी को चेक करना है हमें। फॉर चेकिंग इनकंसिस्टेंसी ऑफ ए रिकॉर्डेड इज डन बाय डबल मास कर्व टेक्निक। डबल मास टेक्निक से ही हम इनकंसिस्टेंसी कर सकते हैं। A group of 5 to 10 base station is in the neighborhood of the problem station X is selected। यहाँ से पूरे के अंदर 5 आसपास, क्या कहा मैंने, आसपास, मैं तेरे आसपास, आसपास आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, उसके आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं। क्यों रहते हैं वो, उनको चाहिए
कि जो मेरे को क्लास में समझ में नहीं आ रहा मैं इससे दोबारा पूछूंगा। आसपास 5 to 10 स्टेशन हैं आपके, सिलेक्ट कर लिए हमने। द डाटा ऑफ द रेनफॉल ऑफ द सेक्शन स्टेशन एक्स, इसका एक्स का स्टेशन का हमारे पास डाटा है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने समझाया कैसे निकाला हमने। अगर हमें एवरेज रेनफॉल लेना है तो पास्ट 35 इयर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया, और अगर हमें नॉर्मल निकालनी है तो पास्ट 30 इयर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, ये हो गया। तो एवरेज रेनफॉल ऑफ द ग्रुप ऑफ द स्टेशन इज अरेंज्ड इन रिवर्स क्रोनिकल। क्रोनिकल क्या है? तो सबसे पहले आया। रिवर्स क्रोनिकल मतलब बताओ, अभी बताया था दूसरे लैंग्वेज के अंदर आपको। दूसरे लैंग्वेज में मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे पहले आएगा उसको हम नीचे से ऐड करते चलेंगे। फिर क्या कहते हैं? स्टेप ऑर्डर, द लेटेस्ट रिकॉर्ड एज द फर्स्ट एंट्री एंड द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड एज द लास्ट एंट्री। इसको इसने डिस्क्राइब कर दी। स्टेप 3 का फ्रॉम द लिस्ट कैलकुलेट द एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन ऑफ स्टेशन x px एंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द ग्राफ ऑफ द बेस स्टेशन px एवरेज। समझा दिया आपको। A graph is plotted between px and p average. px is taken as the ordinate. Ordinate का मतलब क्या है? x axis में आएगा, और आपका x axis का मतलब y axis में आएगा। स्टेशन 5 की बात करें, for the break in the slope in the plot, if there is any inconsistency, the slope will be changed immediately. यहाँ पर हमारा 2016 के अंदर हमें inconsistency मिली थी, तो हमने उसको क्या कर दिया? ग्राफ को चेंज कर दिया, और यहाँ पर क्या है? inconsistency आपके पास आ गई। आप क्या कहते हैं? करेक्ट द रीडिंग ऑफ द प्लॉट बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले को आप याद कर लोगे। PCX इज इक्वल टू में MC इज अपॉन में MA इनटू में PX, वेयर PCX इज द करेक्टेड रेनफॉल, PX इज इक्वल टू में ओरिजिनली रिकॉर्डेड, जो हमने रिकॉर्ड करी है ओरिजिनली, और PC क्या है? करेक्टेड स्लोप है, PA क्या है? एक्चुअल स्लोप है। एक्चुअल स्लोप क्या है? जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। बीआरसी में इसी तरफ आना है तो इतना लेक्चर समझ में आ गया तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। तो स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आपको कमेंट बॉक्स में थम्स अप देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दो। वीडियो शेयर करने के बाद आप इसको बार बार देखो, बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट आपके पास लेके आ रहा हूँ जो अच्छे से अच्छे नोट्स में मिलेगा आपको। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का ही कंटेंट है, कहीं से नहीं है। मैं खुद कहता हूँ भाई दिल्ली का कंटेंट है, हमने वहां से कोचिंग ले रखी है, हमने भी ली थी कोचिंग, ठीक है ना। वहां से पढ़ के यहाँ पर है, अच्छा कंटेंट है, इससे ही आएगा। बस हाँ, आपको याद करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली मेरे पास मैसेज आया, वही मैं जयपुर गया हुआ था, तो मेरे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया। वो क्या कहते हैं? सर आपके सब्जेक्ट में पढ़ाए हुए मेरे हाईएस्ट मार्क्स हैं। मैंने इससे पहले आपके बीआरसीएम कॉलेज के अंदर सर्वे पढ़ाया है, सर्वे 2, तो कह रहे हैं सर मेरे उसके अंदर सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, क्योंकि डिलीवरी ऑफ कंटेंट तो डिलीवर किया, पर नोट्स भी मैंने उनको दिए, प्रोवाइड किए, तो उसका मार्क्स सबसे ज्यादा है। उसके किसी में भी नहीं आए, आरसीसी में भी मार्क्स अच्छे नहीं आए, हाईवे के अंदर भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, एसए के अंदर भी उसके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए, पर उसने सर्वे मैंने जो पढ़ाया उसको, सर्वे मैंने उसको कंटेंट दिया बेस्ट। भाई ये आपको याद करना है, इससे बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है, चाहे आपका गेट हो, चाहे आपका एसएससी जेईई हो, चाहे आप एमडीयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। प्लस उससे बेटर क्या है, मैंने उसको सबको क्लास को सबको बताया है, बट एक स्टूडेंट वही है जो गेन करता है, बेस्ट है वो, और जो एक स्टूडेंट वो है बेटर रहता है। भाई समझ में नहीं आ रहा, पढ़ने की कोशिश नहीं करता। भाई कोशिश करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल का लेक्चर आने वाला है, आज ही दे दूंगा, अपलोड करूंगा कल, कंटेंट आज ही दूंगा। आज 4 लेक्चर लेने हैं मैंने आपके हाइड्रोलॉजी के, फिर सीपीएम पार्ट का भी लेना, सोम भी स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो गेट के अंदर जिसके भी अच्छे मार्क्स आते हैं, अगर वो मेरा लेक्चर देख रहा है, जरूरी नहीं है सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ा पाऊँ, कोशिश करूंगा मैं जो मैंने आपको बताया यही सब्जेक्ट में पढ़ा पाऊँ इस सेम के लिए, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी ज्यादा रहती है। एक सब्जेक्ट को आप 6 आवर्स तक अगर डेली पढ़ोगे तो एक सब्जेक्ट आपका 1 मंथ लेता है। अब मैं तो आपको 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स का लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, तो इसके अंदर जितना मैं डिलीवर कर सकता हूँ मैं उतना डिलीवर करता हूँ। हाँ, जो मैं डिलीवर करता हूँ उसके अंदर से ही आएगा, चाहे गेट है नहीं भी। क्वेश्चन घुमा देगा, गेट के क्वेश्चन के लिए हम अलग से प्लेलिस्ट निकाल देंगे, लेकिन आप कहोगे तो ही निकालूंगा मैं, उससे पहले मैं निकालने भी नहीं वाला। भाई अपनी तैयारी करेंगे, तुम्हारी देखी जाएगी, ओके। लेकिन वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप बोलोगे तभी मैं गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आऊंगा, प्लस
कैसे क्वेश्चन मोड्स हो सकते हैं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं तभी लेके आऊँगा अगर आप कहोगे तभी, क्योंकि मैं खुद लेके आ जाऊँ आप देख नहीं रहे हो तो फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। आप हाँ बोलोगे तभी आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फ्री क्लासेस हैं BRCM कॉलेज की तरफ से, भाई फ्री क्लासेस कहीं नहीं मिलती ऐसे कंटेंट के अंदर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।